हेलो बच्चों, आज हम बात करेंगे समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के बारे में। एक व्यंजक प्राप्त करेंगे कि एक जो समांतर प्लेट संधारित्र होता है उसके लिए धारिता के व्यंजक क्या होगा। तो अपने पास दो परतें हैं, एक परत पर धन आवेश है और एक परत पर ऋण आवेश है। इनकी प्रकृति तो बच्चों क्या है, विपरीत है, लेकिन इन पर जो आवेश है वो क्या है, बराबर है। परिमाण तो रहेगा समान और इनकी जो प्रकृति होगी वो क्या होगी बच्चों, विपरीत होगी। इन परतों के बीच में हम मान लेते हैं जो दूरी है ना, वो कितनी है बच्चों, d है। अब अपने बात करते हैं विद्युत बल रेखाओं की। तो विद्युत बल रेखाएं धनात्मक से किधर जाती है, ऋणात्मक की तरफ जाती है। तो यहाँ पर बल रेखाएं किधर जा रही है, धनात्मक से ऋणात्मक की तरफ। तो ये अपने पास विद्युत बल रेखाओं की दिशा हो गई है ना। तो विद्युत बल रेखाएं किसकी दिशा को व्यक्त करता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को। अब अपने पास विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किधर हो गई है, इस दिशा में, क्योंकि जहां पर विद्युत बल रेखाएं की दिशा होती है वही विद्युत क्षेत्र की दिशा को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। तो ये अपने पास क्या हुआ, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा इधर से इधर जा रही है, ठीक है। अब हम इसको मान लेते हैं पहली परत और इसको मान लेते हैं बच्चों दूसरी परत। दो परतें हैं, ठीक है, इनकी मध्य दूरी हमने क्या मान ली है, d मान ली है, ठीक है। तो इसका जो क्षेत्रफल होगा a है और इसका भी क्षेत्रफल क्या दिया जाएगा, a दिया जाएगा। दो परतें हैं, परिमाण दोनों का समान है, प्रकृति क्या है, विपरीत है, और इन दोनों के मध्य दूरी d है और दोनों का जो क्षेत्रफल है वो क्या है, d। ये होता है बच्चों क्षेत्रफल। दोनों का क्षेत्रफल क्या रखा है इन्होंने, सेम रखा है a, है ना। हाँ जी, तो क्षेत्रफल और आवेश समान है दोनों प्लेटों के, परिमाण की बात कर रहा हूं, समान है। तो जिस कारण इसका जो पृष्ठीय आवेश घनत्व होगा, क्या होगा बच्चों, पृष्ठीय आवेश जो घनत्व होगा वो क्या होगा, सेम होगा। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है सिग्मा अपॉन क्यू बाय ए। सिग्मा इज इक्वल टू क्यू बाय अपने पास क्या हो गया, ए हो गया। क्यू आवेश हो गया, ए क्षेत्रफल हो गया। तो दोनों पर आवेश भी सेम है, क्षेत्रफल भी सेम है, जिस कारण इसका पृष्ठीय आवेश घनत्व भी क्या रहेगा, सेम रहेगा, ठीक है। हाँ जी, तो अब अपने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। इसके लिए क्या है, विद्युत क्षेत्र की जो धारिता है इसके लिए पहले बच्चों अपने निकालेंगे तीव्रता, फिर तीव्रता को कन्वर्ट करेंगे विद्युत विभव के अंदर, फिर विद्युत विभव को कन्वर्ट करेंगे विद्युत धारिता के अंदर, जिस कारण लास्ट में अपने पास विद्युत धारिता का व्यंजक प्राप्त हो जाएगा, है ना। चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं। परत ए के लिए, परत ए के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, है ना। परत एक के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए हम एक परीक्षण आवेश का क्या करते हैं, यूज करते हैं, है ना। अब परीक्षण आवेश क्या होता है, हमेशा धनात्मक आवेश होता है, जिसे हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, क्यू से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, है ना। और इसका जो विद्युत क्षेत्र होता है बहुत ही कम होता है, जिस कारण हम किसी भी वस्तु के लिए विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता का व्यंजक है वो आसानी से और अच्छे से ज्ञात कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों परतों के बीच कहीं भी क्या कर सकते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर सकते हैं और किसका यूज करेंगे, परीक्षण आवेश का। तो हम रख लेते हैं इस बिंदु पर एक परीक्षण आवेश, है ना। यहां पर हमने क्या किया, परीक्षण आवेश रखा है। कोई जरूरी नहीं है कि हम बीच में ही रखें या इधर रखें, आप कहीं भी रख सकते हो, मर्जी है ना। तो यहां पर हमने क्या किया, एक परीक्षण आवेश रखा। तो जो परत एक है ना, परत जो अपने पास एक है वो इस पर कैसा बल लगाएगा, किस दिशा में लगाता है वो अपने देखते हैं, क्योंकि ये जो परीक्षण आवेश होता है धनात्मक होता है। अब ये परत क्या है, धनात्मक है। अब ये धनात्मक इस धनात्मक को क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा। कौन सा बल लग रहा है, विद्युत बल। तो विद्युत बल की दिशा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को व्यक्त करती है। तो ये जो धनात्मक आवेश है या धनात्मक जो परत है, इस परीक्षण आवेश को
क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा। जिस कारण ये परीक्षण आवेश किधर भागेगा बच्चों, इस दिशा में जाएगा, तो इसको लिख देते हैं E1, है ना। पहली परत के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किस पर, परीक्षण आवेश पर। चलो परीक्षण आवेश E1। अब परत के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो फॉर्मूला होता है बच्चों, वो होता है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा जो अपने पास पृष्ठीय आवेश घनत्व है, जिसका फॉर्मूला आता है Q अपॉन A। अब ये एप्सिलॉन नॉट क्या है, ये एप्सिलॉन नॉट है विद्युतशीलता, है ना। ये किसके लिए एप्सिलॉन नॉट हमने माना है कि इसके बीच में जो परतें हैं, इनके मध्य क्या है, हवा या निर्वात है, जिसके लिए हम किसका उपयोग करेंगे, एप्सिलॉन नॉट का। कोई और माध्यम भर दे तो अपने उसके लिए लास्ट में जो फॉर्मूला बनेगा उसको हम एक्सप्लेन कर लेंगे कि कैसे और माध्यम आने से फॉर्मूला हल्का सा क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, है ना। चलो E1 की दिशा आपको बता रही है किधर जा रहा है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता परत के लिए फॉर्मूला अपने पास है, ठीक है। इसे समीकरण नंबर दे देते हैं बच्चों 1। उसी तरह हम परत 2 के लिए, है ना, कौन सी है, ऋणात्मक है भाई। परत 2 के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर लेते हैं। तो परत 2 के लिए, है ना, परत 2 जो है वो क्या है, ऋणात्मक है, और जो परीक्षण आवेश है वो हमेशा धनात्मक होता है। अब ये ऋणात्मक इस धनात्मक को क्या करेगा, आकर्षित करेगा, इसको इधर लेकर जाएगा। तो दूसरी परत की जो विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होगी बच्चों, कितनी होगी, E2, और उसकी दिशा किधर होगी, E1 की दिशा में। तो अपने लिए जो फॉर्मूला आया है वो क्या है, E2 इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, है ना। सिग्मा दोनों का सेम है, रीजन बता दिया है, आवेश सेम है, और इनका जो क्षेत्रफल है वो भी क्या है, दोनों परतों का सेम है। तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, इसे मैं समीकरण नंबर कितनी दे देता हूं, 2, है ना। अब इस जो परीक्षण आवेश है इस पर दो विद्युत क्षेत्र कार्य कर रहे हैं। एक तो E1 तो लेकर जा रहा है इधर, और E2 भी इधर लेकर जा रहा है। दोनों की दिशा क्या है, समान है, और विद्युत क्षेत्र क्या है, एक सदिश राशि। तो दोनों की दिशा समान होने के कारण जो कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी, कुल विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होगी वो देखो कितनी होगी, E इज इक्वल टू E1 प्लस कितना होगा बच्चों, E2 हो जाएगा। दिशा दोनों की सेम है, वेक्टर है। जब दोनों की दिशा विपरीत होती है तो क्या करते हैं, माइनस करते हैं। अब दोनों की दिशा सेम है तो हम क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। तो E1 प्लस E2 टोटल अपने पास विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ गई है। अब इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 दोनों से फॉर्मूला उठा के यहां पर रख देते हैं। तो विद्युत क्षेत्र E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, है ना। इक्वेशन नंबर 2 में देखते हैं सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये अपने पास आ गई है इक्वेशन नंबर 3। ये कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, कहां पर, परतों के मध्य है। तो परतों के मध्य कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये जो फॉर्मूला है किसके लिए होता है, एक प्लेट के लिए, इसलिए बोला जाता है समांतर प्लेट संधारित्र। समांतर प्लेट है ना, एक परत ये है, एक परत ये है, दोनों परतें मिलकर किसका काम कर रही है, प्लेट का। तो प्लेट बोला जाएगा इसको, दोनों परतों से प्लेट बन रही है, तो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। ये हो गया हमारे पास विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला आ गया है, ठीक है। चलते हैं आगे। अब हमें हल्के से किसमें कन्वर्ट होना है, विद्युत। 3 स्टेप है बच्चों। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल ली है, अब अपने को क्या करना है, विद्युत विभव निकालना है। विद्युत विभव से कन्वर्ट करना है विद्युत क्षेत्र के अंदर, फिर विद्युत विभव आ जाएगा, उसको कन्वर्ट कर देंगे हम किसमें, कैपेसिटर की धारिता, है ना, जो अपने पास संधारित्र है उसकी धारिता में कन्वर्ट कर देंगे, जिससे हमें धारिता का फॉर्मूला प्राप्त हो जाएगा। चलते हैं भी आगे।
तो अपने पास विद्युत विभव तो यहां बता देते हैं अभी जो अपने पास फर्स्ट जो सेकंड चैप्टर उसके अंदर विद्युत विभव हमने टॉपिक किया था उसके अंदर क्या था V इज इक्वल टू क्या होता है ER होता है क्या होता है ER ये R क्या होती है दूरी ये क्या है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और ये क्या है अपने पास विद्युत विभव मतलब कि विद्युत विभव और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के मध्य संबंध ये होता है। अब यहाँ पर देखा जाए तो दूरी हमने क्या मान रखी है d मान रखी है ना तो अपने लिए फॉर्मूला हो जाएगा विभव कितना है V है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है E है और दोनों परतों के मध्य जो दूरी मान रखी है वो कितनी है D है। तो फॉर्मूला आ गया V और E के मध्य संबंध हमने प्राप्त कर लिया तो हम लिख सकते हैं V इज इक्वल टू E इंटू D। अब E का जो फॉर्मूला है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट ठीक है समीकरण नंबर 3 से इसको हम यहां पुट कर लेते हैं तो V इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू D। ये समीकरण नंबर अपने पास कितनी आ गई है 4। ठीक है बच्चों तो हमने विभव का फॉर्मूला आराम से क्या कर लिया प्राप्त कर लिया सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट और इनटू यहां पे बच्चों ऊपर आएगा ठीक है हाँ जी तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू क्या आ गया D। समीकरण नंबर 4 किसको रिप्रेजेंट कर रही है विद्युत विभव को कि जो अपने पास दो परतें हैं उनका विद्युत विभव कितना है तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू D। समीकरण नंबर 4 अब हम बात करते हैं संधारित्र की धारिता की है ना तो संधारित्र की धारिता का फॉर्मूला हमने पढ़ रखा है Q इज इक्वल टू क्या होता है C है ना तो हम जानते हैं Q इज इक्वल टू क्या होता है C। ये C क्या है धारिता Q क्या है जो परतों पर आवेश है और D अपने पास V क्या है जो विद्युत विभव है ना ये अपने पास क्या हो गया है विद्युत विभव। अब अपने क्या करेंगे C का फॉर्मूला बना लेते हैं तो C इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों Q अपॉन V। हाँ जी Q क्या है आवेश दोनों परतों पर सेम आवेश है V क्या हो गया विभव हो गया तो समीकरण नंबर 4 से जो विभव का फॉर्मूला है वो उठा के यहां पुट कर देते हैं तो C इज इक्वल टू आवेश हो गया और विद्युत विभव क्या है सिग्मा एप्सिलॉन नॉट ठीक है सॉरी सिग्मा इनटू D दोनों परतों के मध्य दूरी और एप्सिलॉन नॉट किधर चला जाएगा बच्चों ऊपर चला जाएगा तो क्यों वो एप्सिलॉन नॉट और सिग्मा इनटू क्या आ गया है D आ गया। अब सिग्मा को क्या लिख सकते हैं स्टार्टिंग में हमने बोला था कि सिग्मा का फॉर्मूला होता है सिग्मा है क्या पृष्ठीय आवेश घनत्व एकांक क्षेत्रफल पर आवेशों के मान को क्या बोलेंगे पृष्ठीय आवेश घनत्व तो Q अपॉन A लिख सकते हैं A क्या है बच्चों क्षेत्रफल किसका जो परतों का उपयोग कर रहे हैं उनका तो कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस होगा C इज इक्वल टू Q को Q लिखूंगा एप्सिलॉन नॉट अपने पास पड़ा है और D ये डिवाइड में है अब मैं लिखूंगा सिग्मा को क्या लिख सकते हैं Q अपॉन A है ना पृष्ठीय आवेश घनत्व को Q अपॉन A लिख दिया तो क्या होगा बच्चों Q से Q कैंसिल हो जाएगा तो C इज इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट बाय D। ये फॉर्मूला हो गया है समांतर प्लेट की जो संधारित्र है समांतर प्लेट जो संधारित्र है उसकी धारिता का अपने पास फॉर्मूला प्राप्त हो गया। तो इसका मतलब कि यदि परतों के मध्य हवा या निर्वात है ना परतों के मध्य हवा या निर्वात है तो हम किसका यूज करेंगे एप्सिलॉन नॉट का। यदि परतों के मध्य कोई अन्य माध्यम है परतों के मध्य कोई दूसरा माध्यम रख दे जैसे कोई भी परावैद्युतांक कोई भी रख दे अपने तो उसके लिए फॉर्मूला हो जाएगा C इज इक्वल टू A एप्सिलॉन m बाय D।
अब ये एप्सिलॉन एम क्या है? माध्यम की विद्युतशीलता। ये क्या था? हवा व निर्वात की विद्युतशीलता। इसका मान होता है 8.85 गुना 10 की पावर -12 होता है। ठीक है, अब ये माध्यम में हमने कोई भी माध्यम डाल रखा है इसके अंदर, तो उसका पराविद्युतांक आपको दे रखा होगा। अलग अलग माध्यम के लिए जो पराविद्युतांक होता है बच्चों, वो क्या होता है? अलग अलग होता है। अब हम क्या करेंगे? एप्सिलॉन एम को क्या लिख सकते हैं? एप्सिलॉन एम को लिख सकते हैं एप्सिलॉन एम इज इक्वल टू एप्सिलॉन आर इनटू एप्सिलॉन नॉट। अब ये एप्सिलॉन आर क्या है? पराविद्युतांक। क्या पराविद्युतांक? जो अपने पास है पराविद्युत नियतांक भी बोल सकते हैं इसको। इसका मान फिक्स होता है। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट तो आपको अभी बोल के गया हूं 8.85 into 10⁻⁻12 होता है। ठीक है, तो एप्सिलॉन एम की जगह में क्या लिखूंगा? एप्सिलॉन आर इनटू एप्सिलॉन नॉट। इसको बच्चों के से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है ना, के एप्सिलॉन नॉट भी आप लिख सकते हो। तो C इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय कितना हो गया है? d हो गया है। ठीक है, तो अब अपने पास आ गया है ये फॉर्मूला। ये फॉर्मूला किसके लिए है? जब संधारित्र की जो परतें हैं उनके मध्य कोई और माध्यम हम भर दें, है ना, कोई और पराविद्युत पदार्थ भर दें, जिसके लिए अपने पास फॉर्मूला आ जाएगा C, और इसको रिप्रेजेंट करेंगे Cm से रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि माध्यम है ना बच्चों। ये इसे Cm से रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि धारिता पर भी कुछ ना कुछ क्या पड़ेगा? फर्क पड़ेगा। तो धारिता क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि Cm इज इक्वल टू, यदि हमें बात करें कि ये भी कांस्टेंट, मान लो कि अपने पास कोई भी परतें हैं, पहले हवा थी, है ना, उसके बाद हमने कोई माध्यम और डाल दिया, तो क्षेत्रफल तो सेम ही, परतों को तो हमने बड़ा छोटा किया ही नहीं, और दोनों के मध्य दूरी भी कितनी थी? d थी। तो दोनों के मध्य दूरी d है और इनका क्षेत्रफल भी हमने चेंज नहीं किया, हमने सिर्फ पहले हवा थी, उसके बाद क्या किया? पराविद्युत पदार्थ भर दिया। अब जिस कारण क्या होगा कि ये जो पराविद्युत पदार्थ जितना ज्यादा होगा, पराविद्युतांक जितना ज्यादा होगा, उसकी धारिता, है ना, समांतर प्लेट जो संधारित्र है उसकी धारिता उतनी ही क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो Cm इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा? इसके। तो जैसे जैसे आप जितना अच्छा अपने जितने अच्छे मान का पराविद्युत पदार्थ भरेंगे, उतना अच्छा अपने क्या हो जाएगी? धारिता मिलेगी। धारिता क्या होती है? आवेशों को धारण करने की क्षमता। बोलेंगे आवेश वैसे ऊर्जा को धारण करता है ना, तो स्थिर विद्युत की में हम ऊर्जा को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? आवेशों से। तो आवेशों को धारण करने की क्षमता अधिक हो जाती है पराविद्युतांक को भरने पर। हाँ जी, अब अपने देखते हैं कि इस फॉर्मूले से कि जो समांतर प्लेट संधारित्र की जो धारिता होती है वो किस पर निर्भर करती है? समांतर प्लेट जो संधारित्र होता है वो निर्भर करता है क्षेत्रफल पर। C is directly proportional to A, है ना। तो समांतर प्लेट संधारित्र है वो निर्भर करता है कि जो परतों का क्षेत्रफल कितना ज्यादा है। यदि परतें बहुत ज्यादा बड़ी हैं तो उसकी जो धारण करने की क्षमता होगी, आवेशों को धारण करने की क्षमता होगी, या उसकी जो धारिता होगी वो क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। जितनी परतों का जो क्षेत्रफल होगा छोटा होगा, या समांतर जो अपने पास संधारित्र है जितना छोटा होगा उसकी धारण करने की क्षमता उतनी कम होगी। यदि समांतर प्लेट संधारित्र बड़ा होगा तो उसकी धारण करने की क्षमता अधिक हो जाएगी। ठीक है ना, एक तो क्षेत्रफल पर निर्भर करता। चलते हैं आगे। एप्सिलॉन नॉट फिक्स है क्योंकि कांस्टेंट है ना, एक फिक्स है, तो इसको ना तो कम कर सकते ना ही ज्यादा कर सकते, इसकी वैल्यू फिक्स है, तो इसके साथ रिलेशन बन ही नहीं सकता। चलते हैं आगे। C इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा बच्चों? जो समांतर प्लेट संधारित्र है वो प्लेटों के मध्य दूरी पर क्या करता है? निर्भर करता है। अब निर्भरता होगी कैसे? ये तो था डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और ये क्या हो जाएगा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। कहने का मतलब ये है कि प्लेटों के मध्य दूरी जैसे हम कम कर देंगे, अब d को हम क्या कर रहे हैं? डिक्रीज कर रहे हैं, है ना, प्लेटों के मध्य जो दूरी है उसको कम कर रहे हैं, जिस कारण व्युत्क्रमण पाती है, तो C क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा,
यदि हम परावैद्युत ना डालें, इन्हीं के बेस पे देखा जाए कि हमें क्या करना है, क्षेत्रफल तो वही का वही रखना है। यदि हमें धारिता बढ़ानी है तो दूसरा ऑप्शन क्या है, किसी भी समांतर प्लेट की धारिता अधिक करनी है, क्षेत्रफल से कुछ भी पंगा ना ले, है ना। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता अधिक करनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा, प्लेटें जो परत है उनको एक दूसरे के पास में लेकर आना पड़ेगा, जिस कारण धारिता अधिक हो जाएगी। तो C जो इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके डी है। यदि प्लेटों या परतों के मध्य दूरी, ये जो परतें हैं इनके मध्य दूरी को हम क्या कर दें, अधिक कर दें, बढ़ा दे। परतें पहले ऐसे थी, क्षेत्रफल वही का वही है, हमने क्या किया, परतों की जो मध्य दूरी थी वो थोड़ी सी क्या कर दी है, दूर कर दी है। अब जिस कारण क्या होगा, जो धारिता होगी वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक है बच्चों, तो यह है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। और मैंने परावैद्युत पदार्थ है उसके लिए मैंने बता दिया है कि जितना अच्छा हम परावैद्युत पदार्थ डालेंगे, जितने अच्छी वैल्यू का डालेंगे तो धारिता कभी भी क्या हो जाएगी, अधिक हो जाएगी। ये कांसेप्ट किसके लिए है, निर्वात के लिए, हवा और निर्वात के लिए। यदि हवा और निर्वात ही रखें हम किसी भी समांतर प्लेट संधारित्र में तो उसकी धारिता कम ज्यादा कैसे कर सकते हैं। तो एक तो क्षेत्रफल, जैसे हम दूरी को कांस्टेंट रखें, ये किसके लिए है, जब d क्या रहेगा, कांस्टेंट। जो अपने पास प्लेटों के मध्य जो d है, दूरी है, उसको वही का वही रखना है, ना तो इसको कम करना है ना ही ज्यादा करना है। हमें क्षेत्रफल को इंक्रीज डिक्रीज करके देखें तब धारिता क्या होगी, तो क्षेत्रफल अधिक होगा तो धारिता बढ़ जाती है, क्षेत्रफल हम कम कर देंगे तो धारिता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ये कौन सी कंडीशन पर है, जब d क्या हो, कांस्टेंट हो। अब ये कौन सी कंडीशन के लिए है, हमने क्या किया है, इस के लिए, है ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल d के है, इस कांसेप्ट के लिए हमने a को अनुप्रस्थ जो अपने पास प्लेटों का या परतों का क्षेत्रफल है उसको क्या रखा है, कांस्टेंट। यदि क्षेत्रफल कांस्टेंट रखें, अब हम इसको ना तो हम करें ज्यादा और ना ही करें कम, है ना, हमें धारिता कम ज्यादा करनी है, क्षेत्रफल से कोई पंगा नहीं लेना, तो उसके लिए क्या है, हम d को कम ज्यादा करके धारिता पर प्रभाव डाल सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये अपने पास है समांतर प्लेट संधारित्र। तो समांतर जो प्लेट संधारित्र होता है या कोई भी संधारित्र होता है, उसके लिए जो क्वालिटी होती है, उसका जो गुण होता है, वो गुण देख लो क्या होता है। एक बार फिर रिपीट कर देता हूं कि जो आवेशों का जो परिमाण होता है वो समान होना चाहिए इस परत पर। ठीक है, इस परत पर वही संधारित्र कहलाया जाएगा जिन परतों पर या प्लेटों पर आवेशों के मान क्या हो, समान हो। इस पर यदि 10 माइक्रोकूलम है तो इस परत पर भी 10 माइक्रोकूलम परिमाण का आवेश होना जरूरी है। नंबर सेकंड कंडीशन क्या है, स्थिति है, उसी स्थिति में संधारित्र बनेगा, उस स्थिति को कोई भी लागू ना करे तो उसको संधारित्र हम कह ही नहीं सकते, वो संधारित्र बनेगा ही नहीं, है ना। तो एक तो आवेशों का जो मान है, परिमाण है, वो समान होना चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या है कि इनका जो प्रकृति है वो विपरीत होनी चाहिए। एक यदि धनात्मक प्लेट है या परत है, धनात्मक आवेश रखता है, तो दूसरा जो है वो क्या रखना चाहिए, ऋणात्मक आवेश। परिमाण समान होने चाहिए और आवेशों की जो प्रकृति है वो क्या होनी चाहिए बच्चों, विपरीत होनी चाहिए। नंबर थर्ड कंडीशन क्या है कि इनका जो क्षेत्रफल है वो क्या है, समान। अब क्षेत्रफल का मतलब ये नहीं है कि एक को ले लेते हैं वर्त और दूसरे को ले लेते हैं त्रिभुज, है ना, परिमाण तो समान है, प्रकृति विपरीत ले लो और एक वर्त ले लो, इसका जितना क्षेत्रफल होगा उतना क्षेत्रफल त्रिभुज का, ऐसा नहीं होना चाहिए। आकार और क्षेत्रफल दोनों क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। यदि अपने पास यदि यह वर्ताकार परत है तो इधर भी क्या होनी चाहिए, वर्ताकार परत होनी चाहिए। यदि आप एक का यूज कर रहे हो आयताकार परत के लिए और दूसरे का यूज करना पड़ेगा आपको आयताकार, दोनों का आकार और दोनों का क्षेत्रफल क्या होना चाहिए, समान। यदि कोई भी इन तीनों को लागू करता है उसे हम क्या बोलेंगे, संधारित्र बोलेंगे। ठीक है बच्चों, अब ये जो ए है ये वाला जो है ना, ये जो ए है ये डिपेंड करता है कि अपने पास परत कैसी है। यदि अपने पास वर्ताकार परत है उसके लिए फॉर्मूला आ जाएगा पाई आर की स्क्वायर। यदि परत में वर्ताकार है ना, क्योंकि
अभी मैंने बोला है कि परतें का क्षेत्रफल और आकार सेम होना चाहिए। यदि दोनों परतें वर्ताकार है तो हम क्या लगाएंगे, पाई आर की स्क्वायर लगाएंगे। यदि दोनों परतें एक अपने पास आयताकार है ना, तो हम क्या लगाएंगे, लंबाई इंटू चौड़ाई। ये किसके लिए है, आयताकार। ठीक है बच्चों, तो डिपेंड करता है कि परतों का जो आकार है या प्लेटों का जो आकार है, सीधा बोला जाता है प्लेट, क्योंकि परत परत मिलकर क्या बनाती है, प्लेट। कहां से पता चला, यहां से पता चला। ठीक है, तो जो इन दोनों का कॉम्बिनेशन, अब दोनों को इकट्ठा बोलेंगे एक प्लेट बनती है, तो डिपेंड करता है कि आकार कैसा है। तो अब न्यूमेरिकल में देखना पड़ेगा अपने को कि आकार अपने को कौन सा दे रखा है, आयताकार है, वर्गाकार है, तो उस हिसाब से एक का फॉर्मूला चेंज होता रहेगा। ठीक है बच्चों, तो ये तो था अपने लिए टॉपिक समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ में बात करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।